हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल के क्वेश्चन जो एस्टेट पीजीटी 2021 से लेके 2023 तक पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू सर्कल्स x-1 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन हमें दो सर्कल दे रखे हैं और दोनों सर्कल जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं उस केस में हमें a की वैल्यू बतानी है। a क्या है हमारे पास, इस गिवन सर्कल की रेडियस दे रखी है, तो हमें a के ऊपर कंडीशन बतानी है कि a की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें गिवन है दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर, तो फिगर क्या बनेगा हमारे पास, ये दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल को डिफाइन कर लिया हमने और ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, ए एंड बी, और दोनों सर्कल के सेंटर हमने मान लिया, फर्स्ट सर्कल का सेंटर है C1 और दूसरे सर्कल का सेंटर लेट कर लिया हमने C2। ठीक है, अब दो जो सर्कल हमें गिवन है, फर्स्ट सर्कल को हमने डिनोट किया S1 से, सेकंड सर्कल को डिनोट किया S2 से, तो हमने यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल। जब ये फॉर्म होती है किसी भी सर्कल की, उस केस के अंदर रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन ए एंड बी आर द सेंटर एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर सेंटर आ जाएगा सर्कल का 1,3 और रेडियस आ जाएगी e। ये दूसरा सर्कल डिफाइन कर रखा है, ये दे रखी है हमें जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म क्या होती है सर्कल की, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। इस केस में जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। जी क्या हमारे पास, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड एफ क्या हमारे पास, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई, और रेडियस क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म इन द गिवन फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये जो है हमारे पास इस टाइप की फॉर्म दे रखी है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो यहाँ से सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर का क्या होता है हमारे पास, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट -8 है, इसका हाफ करेंगे तो -4 बनेगा और उसका नेगेटिव करेंगे तो +4, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होता है वाई के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव, तो वाई का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ करेंगे 1 और 1 का नेगेटिव -1, तो ये आ गया -1 वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। और रेडियस कैसे निकालते हैं, जो सेंटर आया है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, और माइनस करते हैं सी जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म है 8 यहाँ पे, तो ये क्या -8 इक्वल टू आ जाएगा 16 में से 8 गया 8 और +1 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। यहाँ से जो रेडियस आया सेकंड सर्कल की वो आ गई 3। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे C1 C2 से, और यहाँ इसको डिनोट किया, इस डिस्टेंस को D से डिनोट किया हमने। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला आता है हमारे पास, अगर P और Q दो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x1 and y1 and coordinate of q are x2 and y2, then distance between p and q is equal to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square। तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप से C1 और C2 के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम C1 C2 के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उसको डिनोट करेंगे DC। तो इक्वल टू हमारे पास C1 C2 है, C2 का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, 4 -1 करेंगे तो 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, 3 स्क्वायर 9, -1 -3 क्या, तो -4 का स्क्वायर आ गया 16 इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमारे पास जब कोई दो सर्कल डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों सर्कल के बीच की, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास लाई करती है किस किस के बीच में, R1 प्लस R2 एंड मोड ऑफ R2 माइनस R1। ये रिलेशन होता है इस केस में, D इज ग्रेटर देन मोड ऑफ R2 माइनस R1 एंड लेस देन R1 प्लस R2। तो इस केस में वैल्यू पुट कर दो और इसी रिलेशन को यूज करके हम ए के ऊपर कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो डी हमारे पास कितना आया है, 5 आया है यहाँ से, क्या आ गया 5। R2 की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास 3, और R1 की वैल्यू कितनी आ रखी है e, तो पुट कर दो 3 माइनस ए, और यहाँ पुट क्या a प्लस 3। ये आ गया हमारे पास मोड ऑफ 3 माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन 5,
स्ट्रिक्टली लेस देन a प्लस 3। तो यहाँ से कंडीशन आ गई कि मोड ऑफ 3 माइनस ए इज लेस देन 5 एंड a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5। जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का 3 है, यहाँ से प्लस 3 को रिमूव करने के लिए यहाँ से माइनस 3 किया और यहाँ माइनस 3 किया तो 2। तो ये आ गया a इज ग्रेटर देन 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, इफ मोड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन a दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a। तो इसको यूज करेंगे कि मोड ऑफ 3 माइनस ए अगर 5 से लेस है तो 3 माइनस ए ग्रेटर देन होगा माइनस 5 से और लेस देन होगा 5 से। अब यहाँ से 3 को रिमूव करने के लिए सभी में से 3 माइनस कर देते हैं, तो माइनस 5 माइनस 3 क्या माइनस 8 और यहाँ से 3 माइनस किया तो माइनस ए बचेगा और यहाँ से 3 माइनस किया तो 2। अब देखो ए के साथ नेगेटिव साइन आ रखा है, नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इनइक्वालिटी के अंदर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन इनइक्वालिटी प्लस ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है और ग्रेटर देन की लेस देन में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थ्रू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 8 और लेस देन था तो ग्रेटर देन साइन आ गया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए और यहाँ से 2 के साथ माइनस आ गया और ये इनइक्वालिटी लेस देन थी तो ग्रेटर देन की आ गई। अब ए के ऊपर दो कंडीशन आ चुकी है, एक तो यहाँ से आई है कि ए इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड लेस देन 8 और यहाँ से आई है ए इज ग्रेटर देन 2, बट हमें तो कॉमन वाली वैल्यू लेनी है जो दोनों में सेटिस्फाई करे। तो देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रही है। ये बताता है हमें कि ए है वो माइनस 2 से बड़ी और 8 से छोटी होगी, तो ये ले लिया हमने माइनस 2 से ग्रेटर एंड लेस देन 8 मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा हमारे पास ए इज ग्रेटर देन 2, तो ए की वैल्यू 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, इतना इतना पार्ट कॉमन आ रहा है 2 से 8 वाला, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 8 के बीच में आ गई, ए इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ सर्कल्स x minus a whole square plus y square equal to c square and x square plus y minus b whole square equal to c square is equal to। दो सर्कल दे रखे हैं हमें और दोनों सर्कल की जो कॉमन कोड बनेगी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। जब कॉमन कोड फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक तो हमारा होता है देखेंगे कि दो जो सर्कल गिवन है हमारे पास उन दोनों के रेडियस सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम हो उस केस में क्या प्रोसीजर रहता है, उस केस में सबसे पहले हम दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर लेंगे, वो डिस्टेंस यूज करेंगे और सर्कल की रेडियस यूज करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकाल लेते हैं। अगर दोनों सर्कल की रेडियस डिफरेंट दे रखी हो उस केस में क्या करते हैं हम जो कॉमन कोड है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसकी इक्वेशन आगे हमारे पास एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और उस लाइन की डिस्टेंस एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस आने के बाद हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम सर्कल की रेडियस की हेल्प से और फिर हम लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकाल लेंगे। तो सेकंड केस में जब रेडियस इक्वल नहीं होती तो उस केस के अंदर इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड निकालनी पड़ती है और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ती है और फिर जाके हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है ना इसके अंदर देखो दोनों सर्कल की रेडियस है वो सी दे रखी है, इक्वल दे रखी है, इसका मतलब हम दोनों सर्कल के बीच के दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसका हाफ करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसकी लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, तो फिगर बना लिया हमने, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, कैसे पता चला, तो ये सबसे पहले सेंटर देख लेते हैं हम कि सेंटर क्या आ रहे हैं। फर्स्ट सर्कल को हमने S1 से डिनोट किया और ये सेकंड सर्कल को हमने S2 से डिनोट किया, तो ये हमने लिख दिया S1 इक्वल टू फर्स्ट सर्कल और ये S2 सेकंड सर्कल है। अब फर्स्ट सर्कल से हम कंपेयर करें तो हमारे पास सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या आती है, यहाँ से सर्कल का सेंटर आएगा A,0 और रेडियस आएगी C, तो C1 से सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल और R1 से रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल हमने डिनोट कर दी। इस सेम हमने इसमें किया, इसका जो सेंटर है वो C2 0,B और रेडियस आएगी वो C, सेंटर को हमने C2 से डिनोट किया और रेडियस को हमने R2 से डिनोट किया। अब ये देखो ये वाले जो पॉइंट है ना इस सेंटर के ये में रिप्रेजेंट करें कि y कोऑर्डिनेट 0 हम इनसे x एक्सिस पे लाई करेगा इसका सेंटर और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y एक्सिस पे
लाई करेगा। तो हमने ये फिगर बना लिया। मान लो ये इस टाइप से अगर यहाँ एक्स एक्सिस होती और यहाँ वाई एक्सिस होती, तो ये सेकंड सर्कल का सेंटर है वो यहाँ लाई करेगा कहीं और फर्स्ट का यहाँ लाई करेगा। दो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए इस टाइप से, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाले जो दोनों को ज्वाइन कर रही है ये कॉमन कोड होगी दोनों सर्कल की, ए बी है वो कॉमन कोड होगी। और इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड मीन्स लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है हमें इसमें, ठीक है। तो दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो C1 C2 डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो C1 C2 डिस्टेंस फाइंड आउट किया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। C1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास है a,0 और C2 के कोऑर्डिनेट है 0,b। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ से C1 C2 की वैल्यू आ गई। अब ये जो होता है ना हमारे पास C1 C2 मतलब दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होती है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है किसकी, कॉमन कोड की। कॉमन कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी जो लाइन सेगमेंट दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर टू द कॉमन कोड ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हमने ये लिखा है कि C1 C2 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलरली है, तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और बाइसेक्ट का मतलब है कि OA इक्वल टू OB होंगी। इसका मतलब अगर OB हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो AB फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ OB कर देंगे, या फिर OA फाइंड आउट कर लेते हैं तो AB फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ OA करेंगे। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं ना कि AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB या फिर ट्वाइस ऑफ OA। तो इसके अंदर हमने फाइंड, इसमें ये देखो ये अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये C1 C2 हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो जब दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल होती है ना, उस केस के अंदर जो OC2 होगा ये हाफ ऑफ C1 C2 होगा। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का हाफ होगा ये OC2। किस केस में, सिर्फ जब दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल हो। क्यों होता है उस केस में, देखो जब BC1 को हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास BOC1 एक ट्रायंगल बनेगा, और इधर से BOC2 दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे, OB इक्वल टू OB दोनों में कॉमन है, BC2 इक्वल टू BC1 ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, और थर्ड कंडीशन होगी कि दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल है। इस वजह से RHS क्राइटेरिया को अगर यूज करें तो दोनों ट्रायंगल क्या बन गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपलिसिटी से हम क्या बोल सकते हैं, OC2 इक्वल टू OC1। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कर पाए, जब दोनों ट्रायंगल की रेडियस इक्वल थी, उसी केस में दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए, तभी हम बोल सकते हैं कि OC2 इक्वल टू OC1 होगा। तभी हम बोलेंगे यहाँ से कि OC2 इक्वल टू हाफ ऑफ C1 C2। तो इसीलिए दोनों सर्कल की अगर यहाँ पे रेडियस इक्वल है, इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि OC2 इक्वल टू C1 C2 बाई 2, और C1 C2 की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन में कर देंगे 2। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 90 डिग्री एंगल यहाँ है इसलिए BC2 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। BC2 होल स्क्वायर इक्वल टू OC2 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और OB स्क्वायर में निकालना है, तो यहाँ से करेंगे OC2 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू BC2 होल स्क्वायर। तो यहाँ OB स्क्वायर को इधर ही रखो, BC2 स्क्वायर माइनस OC2 स्क्वायर। BC2 क्या है हमारे पास इस सर्कल में, देखो इस सर्कल में BC2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल को, और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, C हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया C का होल स्क्वायर माइनस OC2 की वैल्यू कितनी आई हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 2, तो वैल्यू पुट के इसका होल स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा C स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर क्या है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 4। OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से
4c² माइनस a² माइनस b² अपॉन 4। माइनस साइन दोनों के साथ इसलिए आ गया क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन था, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये OB² की वैल्यू थी, OB की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बन गया और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4c² माइनस a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू, हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था रिलेशन की AB इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ OB। तो AB की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ OB और OB आया हुआ है ये हमारे पास, तो इसका ट्वाइस करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4c² माइनस a² माइनस b²। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ कॉमन कोड। जो कॉमन कोड थी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ अ सर्कल passing through 1, 2 and intersects x² plus y² equal to 4 orthogonally, then locus of the center of the circle is। एक सर्कल है हमारे पास जो 1, 2 पॉइंट से पास हो रहा है और इस गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब है इस सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उस केस में हमें जो ये सर्कल है इसके सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस का मतलब होता है हमारे पास इसका जो सेंटर होगा ना सर्कल का, वो किस पाथ को कवर करेगा, किस पाथ से होकर जाएगा, तो उस पाथ को, जिस पाथ के अलोंग ये मूव कर रहा है ना सेंटर ऑफ सर्कल, उस पाथ को बताना है हमें कि वो पाथ क्या होगा, उसी को लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ये देखो ये जो सर्कल है हमारे पास दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि एक तो इस पॉइंट से पास हो और एक इस सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे। तो इसका मतलब एक फिक्स्ड सर्कल तो मिलेगा नहीं हमें, ऐसा ऐसे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिलेंगे और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल मिलेंगे तो उसके सेंटर भी इनफाइनाइट होंगे। अब वो सारे जो सर्कल है ना उन सारे सर्कल को अगर ज्वाइन कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो कर्व क्या बनेगी, उसी को लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो वो देखना है हमें कि इनमें से कौन सी कर्व बनेगी, ये इन दोनों में से कोई सर्कल बनेगा या फिर इन दोनों में से कोई लाइन बनेगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखे हैं दो सर्कल, एक सर्कल तो ये गिवन है, एक सर्कल हमें खुद से कंसीडर करना है और उसके ऊपर कंडीशन दे रखी है हमें कि इस पॉइंट से पास होगा और इसके ऑर्थोगोनल होगा। तो जनरल फॉर्म लिखते हैं हम सर्कल की। सबसे पहले सर्कल की जनरल फॉर्म होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2 प्लस c इक्वल टू 0। जो हमारे पास एक गिवन सर्कल है इसको हमने फर्स्ट सर्कल ले लिया, तो s1 इक्वल टू x² प्लस y², 4 उस राइट साइड था लेफ्ट साइड ले आए तो -4 इक्वल टू 0। सेकेंड सर्कल को हमने डिनोट किया x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म लिख दी सर्कल की, और क्योंकि इस क्वेश्चन में दो सर्कल थे इसलिए g की जगह हमने सेकंड सर्कल में g2 रखा है और f की जगह f2, और फर्स्ट सर्कल में g की जगह g1 को कंसिडर करेंगे और f की जगह f1 को कंसिडर करेंगे। तो जो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो उस केस में g1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, g1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, और इसमें तो कोफिशिएंट ऑफ x हमें दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, इसलिए g1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। और सिमिलरली f क्या होगा, f1 इसके अंदर क्या होगा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसके अंदर y का कोफिशिएंट 0 है इसलिए f1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। और c1 क्या है, हम यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो फर्स्ट सर्कल में c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई -4। सिमिलरली सेकंड सर्कल में g2 f2 और c2 दे ही रखी है हमें। अब जब दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है, और इम्पोर्टेंट है ये, तो ये याद रखना क्या होती है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो यहाँ पे g1 और g2 की वैल्यू, g1 और f1 की वैल्यू 0 है तो इसमें पुट करेंगे इसको 0 बना देगा, f1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इसको 0 बना देगा, इसलिए ये राइट साइड तो होगी हमारे पास 0। और c1 की वैल्यू हमारे पास -4 है प्लस c2, तो इसको सोल्व करेंगे, c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब देखो क्वेश्चन में गिवन था एक तो ये सर्कल इसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, उस कंडीशन को हमने अप्लाई कर लिया। दूसरी कंडीशन गिवन है कि वो सर्कल 1, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। अगर ये S2 सर्कल 1, 2 से पास हो रहा है इसका मतलब 1, 2 पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर पुट करते हैं 1, 2, जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1² 1 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1, और y की जगह 2 पुट करते हैं तो y² 4 बनेगा, तो ये लिख दिया 4 प्लस 2g2, x की जगह 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2g2, तो ये आ गया 2g2, और y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी 4f2
यहाँ आ गई 4f2 और c2 की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास 4, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करते हैं, 2g2 प्लस 4f2 लिखा हमने और 4 और 1 5, 5 और 4 9, तो ये आ गया इक्वल टू 0। अब देखो ये जो सर्कल है हमारे पास S2, इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल होता है जनरल फॉर्म के अंदर माइनस टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा? -g2 माइनस f2। तो सेंटर ऑफ सर्कल -g2 माइनस f2 आ गया। अब इस सेंटर के पास x कोऑर्डिनेट जो है वो -g2, तो x इक्वल टू -g2 ले लिया हमने, तो g2 की वैल्यू x की टर्म में क्या आ गई? -x। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट -f2 है, तो y इक्वल टू -f2 ले लिया, तो यहाँ से f2 की वैल्यू क्या आ गई? -y। तो ये जो वैल्यू आई है g2 और f2 की, वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा? -2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस साइन है तो थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा +2x प्लस 4y और प्लस का 9 था इसलिए -9 इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P and Q of the circle intersect at a point T. Then the length of TP is। एक PQ है वो एक सर्कल दे रखा है हमें, और सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और एक कोड दे रखी है सर्कल के अंदर जिसको डिनोट कर रखा है PQ से, और उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। जो कोड के एंड पॉइंट है P एंड Q, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल के, और एक्सटर्नल पॉइंट लिया गया है T पॉइंट से P और Q के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो उस केस में हमें TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले फिगर देखते हैं इसका। क्या बोला था? एक सर्कल है और उस सर्कल के कोड दे रखी है PQ, तो कोड ड्रॉ कर लिया हमने, और एक्सटर्नल पॉइंट T से P और Q के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, और इस सर्कल के सेंटर को हमने लिया है O और P को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी? रेडियस बनेगी सर्कल की। O और Q को ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल होगा। तो इसके अंदर एक रिजल्ट होता है सर्कल के अंदर कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है कि ये जो टेंजेंट है और सर्कल है, इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट हो रहा है उसी को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो इस टेंजेंट और सर्कल में कॉमन पॉइंट क्या है? P, तो इसलिए P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या है? Q, इसलिए Q इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मींस OP इज परपेंडिकुलर टू TP। तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, TPO इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली TQO इक्वल 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एंगल TQ इक्वल टू एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये यूज किया हमने। अब एक रिजल्ट और होता है इसके अंदर कि जो सर्कल का सेंटर है उसको और जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो इस कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। क्या हो गई? एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर ऑफ कोड ऑफ द सर्कल। PQ की परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होगा OT। ये रिजल्ट, इसका प्रूफ कैसे होता है आपको तो याद रखना है, ये प्रूव नहीं करना पेपर के अंदर। यहाँ हम बता देते हैं कि इसका प्रूफ कैसे आया। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल कंसीडर करके चलेंगे। ट्रायंगल TPO, ये वाला ट्रायंगल है TPO, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे TQO, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? एक तो हमारे पास है TP इक्वल टू TQ, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं? ये दोनों इक्वल किस वजह से होंगे? जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ना सर्कल की, वो इक्वल होती है। मतलब सेम पॉइंट से जब कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके उस पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये हमेशा इक्वल होती है सर्कल के अंदर, तो TP इक्वल टू TQ हो जाएगा। दूसरा हमारे पास तो ये TO है, दोनों सर्कल में कॉमन साइड है इसलिए ये इक्वल हो जाएगी। थर्ड हमारे पास ये वाला एंगल जो है एंगल P, और इसके अंदर जो एंगल Q है, ये दोनों क्या है? इक्वल,
क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। किस वजह से? दी रेडियस परपेंडिकुलर होती है द टेंजेंट, तो इसलिए 90 डिग्री के हैं। तो एक एंगल 90 डिग्री का और एक इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज हो रहा है वो इक्वल और एक साइड इक्वल, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब CPCT से हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो और ये वाला जो एंगल होगा वो दोनों इक्वल आएंगे। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे कि ट्राइंगल TPO और ट्राइंगल TQO को लिया, तो इसके अंदर TP इक्वल टू TQ होगी क्योंकि दो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, और TO इक्वल टू TO हो जाएगी क्योंकि कॉमन है, और TPO इक्वल टू एंगल TQ हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। दूसरे कौन से ट्राइंगल लेंगे? एंगल TPR। TPR हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, इस वाले ट्राइंगल को, और एक लेंगे हम TQR। इन दोनों ट्राइंगल को फिर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया से करेंगे? एक तो देखो TP इक्वल टू TQ होगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दूसरा हमारे पास TR इक्वल टू TR होगा क्योंकि कॉमन है, और थर्ड हमारे पास अब CPCT से दोनों एंगल जो इक्वल आए हैं उसका यूज करेंगे, तो ये दोनों इक्वल मीन्स SAS क्राइटेरिया से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? PR इक्वल टू QR। CPCT से ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। PR इक्वल टू RQ। CPCT से ये दोनों इक्वल होगी, इसका मतलब हमने क्या बोला था कि TO जो होती है ना, ये लाइन सेगमेंट इस कोड को बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट कर दिया, इतना तो प्रूव कर दिया हमने कि बाइसेक्ट करती है TR इक्वल टू RQ। अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के दिखाने। अब देखो CPCT से हम इतना तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आएगा। CPCT से हमने बोल दिया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 और 2 क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। अब 1 की जगह यहाँ पे 2 की जगह 1 पुट किया तो क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 190 डिग्री इंप्लाइज एंगल 290 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री के। इसका मतलब जो TO था वो इस कोड को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इसलिए रिजल्ट याद रखना है कि जो ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रोके गए हैं उस पॉइंट को और सेंटर ऑफ सर्कल को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होती है वो इस कोड को हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। एक तो ये रिजल्ट याद रखना है, एक रिजल्ट याद रखना है कि इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दो रिजल्ट यूज हुए इसके अंदर। अब आ जाओ इस ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर PRO ट्राइंगल में देखते हैं तुम्हारे पास PO क्या है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास ये क्या है? PR क्या आ गई? इस कोड की हाफ लेंथ आ गई। अब PR है क्योंकि बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, इसलिए लेंथ जो टोटल दे रखी थी वो 8 सेंटीमीटर दे रखी थी PQ, तो PR क्या हो जाएगा? 8 का हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, इसलिए एंगल PRO क्या बन गया? 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो एक साइड 5 है दूसरी साइड 4 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से थर्ड साइड क्या आ जाएगी? 3, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लेना यहाँ से कि OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। क्या? OR स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, PR की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 4, तो ये 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो यहाँ से सोल्व किया तो OR की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई। अब चलते हैं कौन से ट्राइंगल में एंगल ट्राइंगल TRP। ये जो ट्राइंगल है TRP, इस ट्राइंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एंगल RTP प्लस एंगल TPR प्लस एंगल TRP इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिखा है तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अभी देखो एंगल PTR और एंगल TPR को हमने सेम रखा है, और एंगल TRP कौन सा बन रहा है? एंगल TRP, तो ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल PTR प्लस एंगल TPR इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल देखो PTR ये एंगल बन रहा है। अगर इसको हम बोल दें PTO तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? एंगल तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने PTR की जगह PTO रख दिया यहाँ पे, और प्लस एंगल TPR इक्वल टू 90 डिग्री। इतना सोल्व कर लिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब ये दूसरे वाला ट्राइंगल लेंगे, इसके अंदर फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। तो करते हैं इसको। कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने? ट्राइंगल PTO। ये वाला जो ट्राइंगल था हमारे पास ट्राइंगल PTO,
इस ट्राइंगल के अंदर हमने फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाई, तो तीनों एंगल का सम क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो इन तीनों ट्राइंगल एंगल का सम हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब देखो PTO और TOP दोनों को सेम रखा, और TPO कौन सा ट्राइंगल कौन सा एंगल TPO ये 90 डिग्री था, क्योंकि रेडियस होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, तो 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, तो यहाँ से आ गया PTO प्लस एंगल TOP इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देखो यहाँ पे PTO को सेम रखा हमने, एंगल TOP की जगह ROP रखा है। TOP TOP बोलो तो इसको रिप्रेजेंट करता है, और ROP बोलेंगे तो भी इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। हमने TOP को ROP से रिप्लेस किया। अभी दोनों एंगल आ गए। इन दोनों एंगल के अंदर क्या करेंगे, दोनों दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक तो इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास राइट साइड कितनी है 90 डिग्री, और सेकंड के अंदर भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड में भी 90 डिग्री। इसलिए राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल हो जाएगी, इसलिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख दिया। अब देखो इसमें एंगल PTO दोनों में इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल TPR इक्वल टू एंगल ROP। तो TPR एंगल कौन सा हमारे पास, TPR इक्वल टू एंगल ROP, ये वाला एंगल और ये वाले दोनों एंगल हमारे पास इक्वल आ गए। अब ये जो दोनों एंगल इक्वल आए हैं ना, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो कौन से ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया हमने, ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल POR। TPR मतलब इस वाले ट्राइंगल को, और दूसरा हमने POR इस वाले ट्राइंगल को। ये दोनों ट्राइंगल कंसिडर करके इसलिए इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर कैसे, एक तो देखो इसमें ये एंगल है वो 90 डिग्री का, और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री का आया हुआ था हमारे पास। तो ये P एंगल है जो, और इसमें ये वाला जो एंगल R है वो दोनों एंगल इक्वल है, दोनों 90 डिग्री का, तो लिख दिया एंगल PRT इक्वल टू एंगल ORP। PRT हमारे पास बन रहा है ये वाला एंगल PRT इस ट्राइंगल के अंदर बन रहा था, और दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर ROP, सॉरी ये वाला एंगल लिया गया है ROP। ये वाला दोनों एंगल है वो 90 डिग्री के, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास एंगल TPR इक्वल टू एंगल ROP, इस इक्वेशन से आया है। TPR कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है TPR, और दूसरा एंगल ROP। ये वाले दोनों एंगल किस वजह से इक्वल आए हमारे पास, CPCT सॉरी इक्वेशन नंबर 3 से आए थे हमारे पास। हाँ तो इसको यूज कर लिया। अब देखो दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, तो बाई ए क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है उनका रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड कैसे लिखेंगे, यहाँ पे TP की कोरस्पोंडिंग साइड है OP, जो PO है तो TP अपॉन PO लिख दिया, इक्वल टू PR की कोरस्पोंडिंग साइड है यहाँ पे OR, तो PR अपॉन OR। इसको कंपेयर करेंगे, TP की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड आउट करनी है ही नहीं, और PO की वैल्यू हमें पता है, PO क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो 5 दे रखी थी हमें 5, और PR क्या थी, PR जो कोड है उसकी हाफ लेंथ है, तो ये 4 हो जाएगी, और ये हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस ट्रायंगल के अंदर, तो 3 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TP इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ कोड थी वो आ गई हमारे पास 20/3, सॉरी लेंथ ऑफ कोड तो हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास 20/3 सेंटीमीटर। तो ये इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।